आज हम आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया एक सम्मानित और ईमानदार इंजीनियर थे, जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां, 1 बेटा। आज की कहानी उनकी सबसे छोटी बेटी रूपल के इर्द गिर्द घूमती है। 23 साल की रूपल ने अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। वह एक महत्वाकांक्षी लड़की थी, जिसकी ख्वाहिश थी कि वह आसमान में उड़ान भरे और एक एयर होस्टेस बने। अपने इस सपने को साकार करने के लिए रूपल ने मुंबई जाने का फैसला किया, जहां उसे एयर होस्टेस की ट्रेनिंग मिलने वाली थी। रूपल शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। उसने रायपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद चंडीगढ़ से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रूपल अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए मुंबई पहुंची। यहाँ उसे एक प्राइवेट एयरलाइन में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए चुना गया। ट्रेनिंग के बाद उसे एक एयर होस्टेस के रूप में नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। यह सुनकर उसका परिवार बहुत खुश था। रूपल भी अपने सपने के साकार होने के करीब पहुंच गई थी और अब सभी उसे प्लेन में उड़ते देखने का इंतजार कर रहे थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वापस कहानी पर लौटते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद रूपल ने अपनी कज़न के साथ रहने का फैसला किया। उसकी कज़न पहले से ही मुंबई में रहती थी। वह एक जॉब कर रही थी। वे दोनों अंधेरी ईस्ट इलाके में स्थित एक सोसाइटी में किराए पर रहने लगी। यह सोसाइटी एक ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जानी जाती थी। रूपल का शेड्यूल बहुत व्यस्त हो गया था। वह सुबह उठकर ट्रेनिंग के लिए चली जाती, पूरा दिन मेहनत करती और शाम को घर लौटती। 3 महीने से यह सिलसिला चल रहा था और रूपल के दिल में अपने सपने को साकार करने का जुनून बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस सपने के पीछे कुछ रहस्यों का पर्दाफाश अभी बाकी था। पिछले हफ्ते रूपल की कज़न ऐश्वर्या, जो पहले से ही मुंबई में रूपल के साथ रह रही थी, कुछ घरेलू कामों और राखी के त्यौहार की वजह से रायपुर लौट आई थी। ऐश्वर्या का घर पर कुछ महत्वपूर्ण काम था और परिवार भी त्यौहार मना रहा था, इसलिए कुछ दिनों के लिए मुंबई से चली गई। रूपल की एयर होस्टेस की ट्रेनिंग चल रही थी, इसलिए वह खुद रायपुर नहीं जा सकी थी। उसने परिवार को बताया कि वह ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही वापस आ पाएगी। ऐश्वर्या के रायपुर जाने के बाद अब रूपल मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित अपने फ्लैट में अकेली रह रही थी और उसकी ट्रेनिंग अपने आखिरी चरण में थी। यह घटना संडे के दिन की है। उस दिन रूपल की ट्रेनिंग से छुट्टी थी, तो वह अपने अपार्टमेंट में आराम कर रही थी। सुबह उसने घर वालों से बातचीत की, जैसे कि वह हमेशा किया करती थी। हर दिन की तरह रात को सोने से पहले भी रूपल अपने मम्मी पापा और भाई बहनों से रायपुर में बात किया करती थी। रविवार को भी यही हुआ। सुबह के करीब 10:30 बजे अपने परिवार से आखिरी बार बात फ़ोन पर की। परिवार में सब जानते थे कि यह उसके ब्रेकफास्ट का समय था, इसलिए बातचीत ज़्यादा लंबी नहीं हुई। रूपल ने कहा, ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर बाद में बात करते हैं। घर वालों ने सोचा वह आराम से नाश्ता कर लेगी और फिर बाद में बात कर लेगी। लेकिन इसके बाद जब परिवार ने दोबारा फ़ोन मिलाया तो रूपल ने फ़ोन नहीं उठाया। शुरू में परिवार ने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझी, क्योंकि अक्सर रूपल ट्रेनिंग में व्यस्त रहती थी और कॉल मिस कर देती थी। लेकिन वह आमतौर पर मिस कॉल होने के बाद तुरंत एक मैसेज भेज दिया करती थी, जिसमें वह लिखती, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। इस बार ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। अब परिवार को थोड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने दोबारा फ़ोन मिलाया, लेकिन रूपल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रायपुर में परिवार बेचैन हो गया। रूपल के साथ मुंबई में ऐश्वर्या भी नहीं थी, जो किसी तरह की जानकारी दे पाती। ऐश्वर्या कुछ दिन पहले ही रायपुर वापस आई थी और अब रूपल मुंबई में सिर्फ अकेली थी। यह अनजान खामोशी, जो पहले एक साधारण सी बात लग रही थी, अब एक बड़े सवाल के रूप में उभर रही थी। आखिर रूपल फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? क्या वह सचमुच व्यस्त थी या कुछ और? इस वक्त तक पूरा परिवार बेहद परेशान हो चुका था। रायपुर में बैठे रूपल के माता पिता और भाई बहन लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने ऐश्वर्या से बात की, जो हाल ही में मुंबई से रायपुर लौटी थी। ऐश्वर्या ने चिंता जताई और रायपुर से ही अपने एक करीबी दोस्त को फ़ोन किया, जो मुंबई में रहता था। उसने अपने दोस्त से अनुरोध किया कि मेरी कज़न रूपल मुंबई में है, सुबह से उसका फ़ोन नहीं उठ रहा है, हमें चिंता हो रही है, कृपया जाकर उसके फ्लैट की स्थिति का पता लगाओ। शुरुआत में परिवार ने यह मान लिया कि शायद रूपल सो रही होगी या उसका फ़ोन साइलेंट पर होगा। हो सकता है वह किसी काम में व्यस्त हो। ऐसे में फ़ोन न उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी और रूपल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। देर शाम तक जब भी फ़ोन मिलाया
रूपल ने कोई कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। अब मामला गंभीर लगने लगा था। मुंबई में ऐश्वर्या का दोस्त जो अंधेरी के पास ही रहता था तुरंत रूपल के फ्लैट पर जाने के लिए निकल पड़ा। वह फ्लैट तक पहुंचा और दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। कई बार घंटी बजाने के बाद भी अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला। उसने दरवाजे पर दस्तक भी दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। फ्लैट से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद उसने तुरंत ऐश्वर्या और सोसाइटी के गार्ड्स को सूचना दी। इस बीच ऐश्वर्या ने सलाह दी कि अगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो डुप्लीकेट चाबी बनवाकर फ्लैट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जाए। सौभाग्य से सोसाइटी के बाहर एक चाबी बनाने वाला व्यक्ति बैठा करता था। ऐश्वर्या के दोस्त ने उसे बुलाया और डुप्लीकेट चाबी बनवाई। जब तक वह चाबी लेकर वापस आया उसने सोसाइटी के मैनेजमेंट और गार्ड्स को भी बुला लिया था। आजकल के समय में लोग किसी अनहोनी से डरते हैं और फ्लैट का दरवाज़ा न खुलना चिंता का बड़ा कारण बन जाता है। सोसाइटी के मैनेजर और कुछ अन्य लोग भी मौके पर आ गए। फिर सभी की मौजूदगी में उस चाबी से फ्लैट का दरवाज़ा खोला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो नज़ारा सामने था वह बहुत दिल दहला देने वाला था। सभी के मुंह से चीख निकल गई। फ्लैट के अंदर रूपल फर्श पर बेसुध पड़ी थी और फर्श पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी ज़मीन खून से सनी हो। रूपल के शरीर से खून बहना लगभग बंद हो चुका था और उसकी गर्दन पर एक गहरा कट का निशान था। यह निशान किसी धारदार हथियार से किया गया प्रतीत हो रहा था। यह दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। वहाँ मौजूद लोग डर और घबराहट से चीखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ और क्यों। रूपल की हालत देखकर साफ हो गया कि उसकी हत्या की गई है और वह कई घंटों से उसी हालत में पड़ी थी। रूपल के दोस्त ने जैसे ही फ्लैट के अंदर का भयावह दृश्य देखा उसने तुरंत रायपुर में रूपल के परिवार को खबर दी। यह खबर सुनते ही रायपुर में रूपल के माता पिता भाई बहन सब स्तब्ध रह गए। ऐसी खबर की तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परिवार की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी रूपल, जिसके साथ वे 3 महीने पहले हंसते खेलते विदा हुई थी, अब नहीं रही। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि 3 महीने पहले जो बेटी अपने सपनों का पूरा करने मुंबई गई थी अब एक दर्दनाक तरीके से इस दुनिया से चली गई। रूपल के सपने तो आसमान में उड़ने के थे एयर होस्टेस बनकर, लेकिन यह भयावह खबर उसके सपनों को तोड़कर रख गई थी। इस बीच मुंबई की एक ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। किसी भी समाज में जब इस तरह की घटना होती है तो वह सभी के लिए एक सदमा होता है। पुलिस को बताया गया कि एक फ्लैट के अंदर एक युवती की लाश मिली है। मुंबई पुलिस की टीम जल्दी मौके पर पहुंची और साथ ही फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू की। फ्लैट के हर कोने से फिंगरप्रिंट लिए गए, सबूत इकट्ठे किए गए और रूपल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू की और सबसे पहला सवाल था कि आखिर यह हादसा कब हुआ। शुरुआती पूछताछ और जांच से पुलिस को स्पष्ट हो गया कि सुबह 10:30 बजे तक रूपल जिंदा थी, क्योंकि तब तक उसने परिवार से बात की। इसके बाद दोपहर तक उसके फ़ोन पर कई कॉल्स आए जिनका कोई जवाब नहीं दिया गया। पुलिस को शक था कि हत्या सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच के समय में हुई होगी, क्योंकि यही वह समय था जब रूपल का परिवार लगातार उसे फ़ोन कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घर वालों ने शुरुआत में सोचा शायद वह सो गई होगी या फ़ोन साइलेंट कर लिया होगा, इसलिए उन्होंने दोपहर 2 बजे के बाद ज़्यादा कॉल नहीं किए। लेकिन हकीकत कुछ और थी। इस बीच रूपल के साथ कुछ ऐसा घट चुका था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस निर्दयतापूर्ण हत्या के पीछे कौन है। उस 3 घंटों के अंतराल में रूपल के फ्लैट में आखिर कौन आया जिसने उसकी जान ले ली। अब पुलिस के सामने ये सबसे बड़ा सवाल था। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड की गंभीरता को समझते हुए कई टीमें गठित की और हर टीम को अलग अलग दिशा में जांच का जिम्मा सौंपा। सबसे पहले जांच की शुरुआत एक ही कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही की गई जहां रूपल का फ्लैट था। पुलिस का पहला काम था कि रविवार के दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर या शाम तक कौन कौन रूपल के फ्लैट में आया था इसका पता लगाया जाए। सोसाइटी के गेट पर एंट्री रजिस्टर था जिसमें सभी आगंतुकों के नाम और पता दर्ज किए जाते थे। पुलिस ने सबसे पहले रजिस्टर की जांच की। इसके अलावा सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज की खंगाली शुरू की गई ताकि यह पता चल सके कि उस दिन किसी बाहरी व्यक्ति ने गेट से प्रवेश किया या नहीं। लेकिन जांच में यह साफ हो गया रूपल के फ्लैट या नाम पर कोई भी बाहरी व्यक्ति सोसाइटी में प्रवेश नहीं किया गया था। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज को गहराई से विश्लेषण किया। इसमें पता चला कि जिस बिल्डिंग में रूपल का फ्लैट था वहां उस सुबह दोपहर तक
के समय के दौरान कुल 35 लोग फ्लैट के आसपास से गुजरे थे। ये सभी 35 लोग या तो बिल्डिंग के निवासी थे या सोसाइटी के भीतर किसी काम से मौजूद थे। पुलिस ने इन सभी लोगों को चिन्हित किया और उनसे पूछताछ शुरू की। तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे कुछ संदेह पैदा होता। सभी लोग ऐसी जानकारी दे रहे थे और उनके बयान सच प्रतीत हो रहे थे। पुलिस ने महसूस किया कि शायद इन 35 लोगों में से कोई भी हत्या में शामिल नहीं था और अब उन्हें दूसरे संभावित पहलुओं पर ध्यान देना होगा। अब तक रात हो चुकी थी और पुलिस की टीम अगले दिन फिर से जांच शुरू करनी पड़ी। दूसरी ओर पुलिस ने रूपल के फ़ोन कॉल की डिटेल्स और अन्य व्यक्तिगत जानकारियों को भी खंगालना शुरू किया ताकि यह पता चल सके कि कहीं उसकी निजी ज़िंदगी में कोई परेशानी तो नहीं थी या किसी से झगड़ा हुआ हो। लेकिन पुलिस को इस दिशा में कोई भी सुराग नहीं मिला। सुबह तक रूपल का परिवार रायपुर से मुंबई पहुंच चुका था। पुलिस ने परिवार से बातचीत की लेकिन उन्हें भी परिवार में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे किसी पर संदेह किया जा सके। परिवार के मुताबिक रूपल एक खुशमिजाज और महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसकी निजी ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था, अगर बाहर से कोई भी गेट पर एंट्री नहीं कर पाया तो फिर कातिल कौन हो सकता है। पुलिस को शक हुआ शायद कातिल किसी अंदरूनी व्यक्ति हो सकता है, यानी कोई ऐसा जो सोसाइटी में रहता हो या रोजाना वहां आता हो। पुलिस ने अब उन लोगों की जांच शुरू की जो सोसाइटी में काम करते थे, जैसे सफाई कर्मचारी, डिलीवरी करने वाले और अन्य मददगार जो फ्लैट्स में सामान पहुंचाने आते थे। ये वो लोग थे जो नियमित रूप से सोसाइटी में आते जाते थे, जिनका सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं होता था क्योंकि वे इस सोसाइटी के स्थायी कर्मचारी होते थे। लेकिन इन 35 लोगों के अलावा पुलिस ने सोसाइटी के अन्य लोगों से भी पूछताछ की जिनकी वहां नियमित उपस्थिति रहती थी। इसके बावजूद पुलिस को किसी पर भी संदेह का आधार नहीं मिला। अब तक 35 लोगों की पूछताछ पूरी हो चुकी थी और सभी लोग निर्दोष साबित हो चुके थे। यह जांच को और जटिल बना रहा था क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं बचा था। अब तक की जांच में पुलिस ने सोसाइटी के निवासियों, सीसीटीवी फुटेज और एंट्री रजिस्टर से सभी संभावित सुरागों की गहराई से छानबीन कर ली थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। ऐसे में पुलिस ने अगला कदम उठाते हुए हाउसकीपिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और सोसाइटी में काम करने वाले मेड और अन्य कर्मचारियों की पूरी सूची मंगवाई। पुलिस को यह उम्मीद थी कि शायद इनमें से कोई गायब हो गया हो या फिर भागने की कोशिश कर रहा हो। सोसाइटी के मैनेजमेंट से जब पुलिस ने पूरी सूची मांगी तो पता चला कि सभी कर्मचारी और मेड्स उस दिन मौजूद थे और कोई भी गैरहाजिर नहीं था। सोमवार का दिन था और पूरे स्टाफ की 100% उपस्थिति दर्ज थी। यह एक आश्चर्यजनक बात थी क्योंकि अगर कातिल इनमें से कोई होता तो पुलिस को लगा कि वह डर के मारे भाग चुका होगा, लेकिन यहाँ तो हर कोई मौजूद था। अब पुलिस ने हाउस कीपिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों से बारी बारी पूछताछ शुरू की। एक एक करके सभी से बातचीत की जा रही थी लेकिन कोई संदिग्ध नज़र नहीं आया। तभी पुलिस की नज़र एक हाउस कीपिंग स्टाफ पर पड़ी जिसका नाम विक्रम अटवाल था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। वह नियमित रूप से सोसाइटी में सफाई का काम करता था। जब पुलिस ने विक्रम से पूछताछ शुरू की तो उन्हें उसके शरीर पर कुछ ताजे निशान दिखाई दिए। खासकर उसकी गर्दन पर हल्के खरोंच के निशान थे और उसका एक हाथ भी घायल लग रहा था। पुलिस को यह बात असामान्य लगी। जब उससे चोट के बारे में पूछा गया तो विक्रम ने इसे टालने की कोशिश की। कहा कि उसे हाल ही में कोई छोटी मोटी चोट लग गई थी जो सफाई के काम के दौरान हुई थी। लेकिन पुलिस का शक गहराता गया। विक्रम की हरकतों और उसकी चोट ने पुलिस को सतर्क कर दिया। उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि की जांच शुरू की। विक्रम ने बताया कि वह कई सालों से इस सोसाइटी में सफाई का काम कर रहा है। उसे सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। पुलिस ने अब विक्रम पर अपनी नज़रें और गहरी कर ली। एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज को विस्तार से खंगालने का फैसला किया गया। पहले पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को एक सामान्य एंगल से देखा था जिसमें उन्हें कुछ खास नहीं मिला था, लेकिन इस बार पुलिस ने फुटेज को और भी अधिक बारीकी से हर एंगल से बार बार देखा, क्योंकि कई बार अपराधियों की चालाकी और हाव भाव पहली नज़र पकड़ में नहीं आते हैं, और वही शायद इस केस में हो रहा था। पुलिस अब विक्रम अटवाल की गतिविधियों पर नज़र रख रही थी क्योंकि उसके शरीर पर ताज़ा निशान और उसकी प्रतिक्रियाएं उसे संदिग्ध बना रही थी। पुलिस को लगने लगा कहीं न कहीं इस हत्या के पीछे उसका हाथ हो सकता है। वह किसी बड़े सुराग की तलाश में थी जिससे इस मामले को सुलझाया जा सके। जांच एक नई दिशा में मुड़ रही थी और पुलिस का पूरा ध्यान विक्रम अटवाल पर केंद्रित था। जांच के इस मोड़ पर पुलिस ने एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करने का फैसला किया। जब उन्होंने दोबारा फुटेज देखने शुरू किया तो उन्हें कई लोग आते जाते दिखे, लेकिन एक खास फुटेज पर ध्यान केंद्रित हुआ। विक्रम अटवाल, जो एक सफाई कर्मचारी था। फुटेज में विक्रम को सुबह लगभग 10:30 बजे सोसाइटी की बिल्डिंग में दाखिल होते हुए देखा गया।
यह वही बिल्डिंग थी जिसमें रूपल का फ्लैट था। पुलिस ने गौर किया कि विक्रम सफाई कर्मियों की वर्दी पहने हुए था, जो आमतौर पर वह काम के दौरान पहनता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विक्रम ने बिल्डिंग की एंट्री तो सुबह 10:30 बजे की, लेकिन वह बाहर लगभग 1:30 बजे निकला। अब यह सवाल पुलिस के सामने था कि विक्रम इन 2.5 घंटों के दौरान आखिरकार क्या रहा था। जब पुलिस ने सोसाइटी मैनेजमेंट से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सामान्यतः सफाई का काम किसी भी फ्लैट में 15 से 20 मिनट या अधिकतम आधे घंटे में हो जाता है। कभी कभी अगर कोई अतिरिक्त काम होता है तो थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन 2-2.5 घंटे तक सफाई करना आम बात नहीं थी। पुलिस को इस बात पर और भी ज़्यादा शक हुआ जब उन्होंने देखा कि विक्रम जब बिल्डिंग में दाखिल हुआ तब तक वह सफाई कर्मी की वर्दी में था, लेकिन जब 1:30 बजे बाहर निकला तो उसने नॉर्मल शर्ट पैंट पहन रखी थी। सफाई वाली वर्दी उसने उतार दी थी। पुलिस ने सोसाइटी मैनेजमेंट से फिर सवाल किया कि क्या सफाई कर्मी अक्सर काम के बाद बिल्डिंग में ही कपड़े बदल लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं होता। सफाई कर्मी अपना काम खत्म करके अपने घर जाकर ही कपड़े बदलते हैं या फिर नॉर्मल कपड़ों में आते हैं। यहाँ दो बातें पुलिस को बेहद खटकने लगी। पहली, विक्रम का बिल्डिंग के अंदर 2.5 घंटे तक रहना, और दूसरी, उसका कपड़े बदलना। यह स्पष्ट संकेत था कि कुछ गड़बड़ थी। पुलिस ने विक्रम से गहराई से पूछताछ का निर्णय लिया। पहले उसने अपने बचाव में कहा कि उसे चोट सफाई करते वक्त लगी थी, लेकिन जब पुलिस ने इस पर दबाव बनाया और विस्तार से सवाल किया तो उसकी हरकतें और बातें बदलने लगी। विक्रम से बार बार सवाल पूछने के बाद आखिरकार वह टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। विक्रम ने कहा, हाँ, मैंने ही रूपल का कत्ल किया है। इसके बाद उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। उसने बताया कि उस दिन सफाई के बहाने वह रूपल के फ्लैट में घुसा। वह पहले से ही किसी योजना के तहत वहां गया था और रूपल को अकेला पाकर उसने उस पर हमला कर दिया, गला काटकर उसकी हत्या कर दी ताकि उसे शक न हो। उसने अपने कपड़े बदल लिए और फ्लैट के बाहर निकलते वक्त सामान्य कपड़ों में निकला। विक्रम के इस कबूलनामे ने पुलिस को स्पष्ट कर दिया कि यह हत्या पूर्व नियोजित थी और विक्रम ने मौका पाकर इसे अंजाम दिया। पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में लिया और आगे की जांच शुरू की। विक्रम अटवाल ने आखिरकार पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन उसकी कहानी में कई बातें उलझी हुई थी। उसने पुलिस को बताया कि वह रूपल के फ्लैट में पहले भी सफाई करने के लिए जाता था और 3 महीने से वह रूपल से परिचित था। उसे यह भी पता था कि इन दिनों रूपल अकेली है क्योंकि उसकी कज़न ऐश्वर्या रायपुर गई हुई है। विक्रम की उम्र 35 साल थी, वह शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन उस संडे की सुबह उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि वह रूपल के साथ ज़बरदस्ती करेगा। विक्रम के मुताबिक जब उसने रूपल के फ्लैट में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो रूपल ने उसका जमकर विरोध किया। इस विरोध में विक्रम को गुस्सा आ गया। वह पहले से ही चाकू लेकर आया था और उसने गुस्से में आकर रूपल पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। विक्रम ने यह भी बताया कि वह चाकू इसलिए लाया था ताकि अगर रूपल ने विरोध किया तो वह उसे डरा सके। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात थी जो पुलिस को सही नहीं लग रही, विक्रम का चाकू लेकर जाना। एक सफाई कर्मी जो सामान्य रूप से सफाई करने के लिए फ्लैट में जाता है, अचानक क्यों चाकू लेकर गया? ये सवाल पुलिस को परेशान कर रहा था। अगर उसकी नीयत अचानक खराब हुई जैसा उसने कहा तो चाकू क्यों साथ था? इसका मतलब यह हो सकता है कि यह घटना अचानक नहीं बल्कि पहले से प्लान की गई थी। पुलिस को शक हुआ कि यह घटना पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी। विक्रम का चाकू लेकर जाना और फिर घटना के बाद अपने कपड़े बदल लेना, ये सभी संकेत थे कि उसने पहले भी इस अपराध की योजना बनाई थी। पुलिस ने सोसाइटी से ही पूछा कि क्या सफाई कर्मी अपने कपड़े बदलते हैं, तो जवाब आया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सफाई कर्मी अपने घर जाकर ही कपड़े बदलते हैं। इसका मतलब भी यह हुआ कि विक्रम ने पहले से ही सोचा था कि वह ऐसा कुछ करेगा जिससे उसके कपड़े खून से सने जा सकते हैं, इसलिए वह अपने साथ कपड़े बदलने के लिए भी लाया था। अब पुलिस इस मामले को 2 एंगल से देख रही थी। पहला, विक्रम का कहना था कि उसकी नीयत अचानक खराब हुई और उसने गुस्से में आकर यह सब किया। दूसरा, जो कि पुलिस को ज़्यादा सही लग रहा था, यह कि विक्रम ने इस पूरे कांड की पहले से योजना बनाई। वह रूपल को अकेला जानता था और उसके साथ गलत करने की सोच कर ही वह चाकू लेकर गया था, और जब रूपल ने विरोध किया तो उसने चाकू से हमला कर दिया। विक्रम ने कहा कि उसने सोचा कि अगर वह चाकू से रूपल को डरा देगा तो वह शांत हो जाएगी, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया और विरोध करने लगी तो उसने उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद विक्रम ने अपने खून से सने कपड़े बदल लिए और वहाँ से निकल गया। उसने इस दौरान सफाई कर्मी की वर्दी को भी उतार दिया ताकि किसी को शक न हो। विक्रम ने हत्या कबूल तो कर ली थी, लेकिन उसकी हरकतें और प्लानिंग ने एक सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटनावश हुई घटना थी या उसने पहले ही इस अपराध को अंजाम देने की योजना बना रखी थी? मुंबई पुलिस ने केस को सुलझाने का दावा तो किया, लेकिन 100% इसे सुलझा हुआ नहीं मान रही थी। कई सवाल अभी भी अनसुलझे थे।
पुलिस अब विक्रम की मानसिक स्थिति और उसके पिछले व्यवहार और उसके आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी, ताकि यह समझ सके कि आखिर इस हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी। यह केस मुंबई के एक अन्य भयानक मामले की याद दिलाता है जो 2019 में हुआ था। यह घटना एक युवा वकील पल्लवी पुरकायस्थ के साथ हुई थी, जो मुंबई के एक फ्लैट में अकेली रहती थी। पल्लवी की हत्या उसी तरह से की गई थी जैसे रूपल की, और उसमें भी आरोपी वही शख्स था जो सोसाइटी का कर्मचारी था। पल्लवी की हत्या का मामला 9 अगस्त 2019 का है। उस दिन पल्लवी अपने घर में अकेली थी और उसकी समय सोसाइटी के गार्ड सज्जाद पठान की उस पर गंदी नज़र पड़ गई। सज्जाद को पल्लवी की दिनचर्या, उसकी गतिविधि और यहाँ तक कि फ्लैट के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि वह सोसाइटी में हर रोज़ ड्यूटी पर रहता था। उसे पता था कि पल्लवी अपने घर की चाबी कहाँ छुपा कर रखती है। उसी जानकारी का फ़ायदा उठाकर उसने इस घिनौनी साजिश रची। सज्जाद ने पहले पल्लवी के फ्लैट में घुसने का एक बहाना तैयार किया। उसे जानबूझकर फ्लैट की बिजली काट दी ताकि पल्लवी उसे बुलाने पर मजबूर हो जाए। योजना के अनुसार जब पल्लवी ने देखा कि बिजली नहीं आ रही तो उसने सोसाइटी के गार्ड को बुलाया और सज्जाद को यह मौका मिल गया। वह फ्लैट के अंदर गया और फिर अपनी बुरी योजना का अंजाम देने लगा, लेकिन पल्लवी ने उसकी हरकतों का विरोध किया। सज्जाद को उम्मीद नहीं थी कि पल्लवी इतनी बहादुरी से सामना करेगी। गुस्से में आकर उसने चाकू से पल्लवी पर हमला कर दिया। इस निर्मम हमले में पल्लवी की जान चली गई। इस हत्या के बाद पुलिस ने सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमे के दौरान सारे सबूतों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराया। सज्जाद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। हालांकि सज़ा के कुछ समय बाद वह एक बार पेरोल के लिए बाहर निकला और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। अब वह जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। यह घटना एक बार फिर से यह दिखाती है कि कैसे फ्लैट में रहने वाले कर्मचारी जैसे गार्ड और सफाई कर्मचारी हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों से वाकिफ़ होते हैं। कब हम घर से आते हैं, कब लौटते हैं, कौन हमारे साथ रहता है, कौन अकेला है, ये जानकारी कई बार जानलेवा साबित हो सकती है, जैसा कि पल्लवी के साथ हुआ था। रूपल की हत्या भी पल्लवी के मामले की बहुत याद दिलाती। दोनों ही घटनाओं में एक बात कॉमन थी, दोनों लड़कियां अपने फ्लैट में अकेली थी और दोनों का कत्ल उसी सोसाइटी के कर्मचारी ने किया जिन्हें उनकी दिनचर्या की सारी जानकारी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली ही किसी कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।